आप सबका वेलकम करते हैं हमिटेज सैटरडे फैमिली मीटिंग पे। लास्ट टाइम के एजेंडा को ही हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, बट प्रोसीड करने से पहले किसी के मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, जहाँ पिछली बार का हम जब ये बैकट्रैक फ्रेम में रिकैप करेंगे, कुछ उसके ऊपर आपकी इंसाइट, आपकी रियलाइजेशंस क्या थी, हम पहले वो जानना चाहेंगे। लास्ट टाइम हमने कोडिपेंडेंसी पे बात की थी। आप में से कोई ब्रीफ में जस्ट वन सेंटेंस में बता सकता है कोडिपेंडेंसी क्या होती है, सो दैट हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकें। हाँ जी। जब हम पेशेंट को और अपने जो हमारा रिलेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड को सेपरेट नहीं कर पाते, तो दैट इज कोडिपेंडेंसी। वेरी ट्रू। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? कोई और? कोडिपेंडेंसी क्या होती है एंड कोडिपेंडेंसी इन एडिक्शन स्पेशली क्या है, वो क्या बिहेवियर है जिसको हम कह रहे हैं कि आप कोडिपेंडेंट हो, कि आपका रिश्ता कोडिपेंडेंट हो गया है? क्या आपको लगता है उसके ऊपर? कि पेशेंट तो डिपेंडेंट या एडिक्टेड होता है अपने सब्सटेंस पे, एंड जो फैमिली होती है वो एडिक्टेड होती है पेशेंट की खुशी ना खुशी से। यस, वेरी ट्रू, राइट। सो उसी से आज की मीटिंग प्रोसीड करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कोडिपेंडेंसी की, तो दैट मीन्स को मतलब जॉइंट, दो जने, डिपेंड मतलब कि हम निर्भर हैं। सो दैट कोडिपेंडेंसी का मतलब जब एक रिश्ता दूसरे रिश्ते के ऊपर डिपेंड होता है। बट हम सब फैमिली स्ट्रक्चर में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, बट यहाँ पे शब्द यूज किया गया है कोडिपेंडेंसी। इसका मतलब कि एक रिश्ता दूसरे रिश्ते पे डिपेंड है, जिस रिश्ते पे डिपेंड है वो आगे किसी चीज पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हैं इस चीज की ट्रेन? जो ट्रेन समझ आ रही है, जो ट्रेन ऑफ जो एक जो डब्बा चल रहा है इंजन का, कि एक रिश्ता किसी दूसरे रिश्ते के ऊपर निर्भर है, पर जिस जिस रिश्ते के ऊपर निर्भर है वो रिश्ता आगे किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कोडिपेंडेंसी का मतलब ऐसा पैथोलॉजिकल रिलेशन जिसको हम कहते हैं कि रिश्ता बीमार हो गया। कोडिपेंडेंसी का मतलब कि जब दो जनों के बीच में रिश्ता बना, अब वो हेल्दी नहीं रहा, अनहेल्दी हो गया। अब एक जिने की जो खुशी है वो दूसरे जिने के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यहाँ पे हम डिपेंडेंट वर्ड को बार बार यूज कर रहे हैं ना। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जब बच्चा पैदा होता है वो हर चीज के लिए फैमिली पे डिपेंडेंट होता है, हर चीज के लिए। जो पेरेंट्स हैं उसको उसकी वॉशरूम, उसकी नैपीज, उसको दूध पिलाना सब कुछ पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं होती ना, वो डिपेंडेंट पूरा का पूरा फैमिली पे होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि हम या तो हमने पेशेंट को अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट बनाया हुआ है, हम उसको कुछ करने ही नहीं देते, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं डाल रहे, और यहाँ हम खुद इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारा जीना मरना, हमारी खुशी, हमारा गम सब कुछ पेशेंट के साथ है, और इसको हम रोगी भी बोलते हैं। कोडिपेंडेंसी इन एडिक्शन स्पेसिफिकली, इसको हम रोगी बोलते हैं। और इसका साइकिल जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि पेशेंट की खुशी किसमें है? नशा करने में। और हमारी जो कोडिपेंडेंट पर्सन है उसकी खुशी किसमें है? पेशेंट पे। अब पेशेंट को जो मजा मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है नशा करने में, वही मजा, वही खुशी एक कोडिपेंडेंट पर्सन को मिल रही है अपने पेशेंट को खुश करने में। हम अपने पेशेंट को खुश करने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी हमारी ये दिक्कत है कि हमारा मरीज, हमारा पेशेंट हमसे नाराज ना हो जाए, हमसे दूर ना चला जाए, हम उसको खो ना दें, और उस चीज में लगे हुए हैं, और उसमें हमने अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सब कुछ, हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारी ग्रूमिंग, हमारा इवन हम देखते हैं हमारे जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत बार देखा जाता है कि उनमें पर्सनल हाइजीन की कमी होती है। नहाते धोते नहीं है टाइम पे, खाना नहीं खाते टाइम पे, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उनका मूड डिस्टर्ब हो जाता है। क्या एक कोडिपेंडेंट पर्सन में ये सारी चीजें नहीं होती? सिमिलरली हमें नहीं पता हम कितने बजे नहा रहे हैं, हमें नहीं पता हम कितने बजे खाना खा रहे हैं, हमें नहीं पता
हम कितने बजे सो रहे हैं, बल्कि रात को उठ कर हम चेक कर रहे हैं। हमें बाहर गए, घूमे हुए सदियां ही बीत गई हैं, हमने अपनी सेल्फ केयर नहीं करी, हमें पता ही नहीं है, हमने अपने लिए शॉपिंग ही नहीं करी, हमने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस, इसमें ना एक वर्ड यूज किया जाता है, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मैम एक्सप्लेन करेंगे आपको व्हाट इज ऑब्सेशन और कैसे पेशेंट ऑब्सेस्ड होता है और हम ऑब्सेस्ड होते हैं। सो जैसे हम बात कर रहे हैं कोडिपेंडेंसी की, जिसमें वर्ड यूज किया है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब कि एक अनवांटेड थॉट जो रेपिटेटिव है वो आपके दिमाग में चलती जा रही है और साथ में आपको डिस्ट्रेस दे रही है। जब भी कोडिपेंडेंसी की बात होगी तो आप देखेंगे आपके अंदर, क्योंकि ऑब्सेशन हमेशा कंपल्शन में लेके जाती है, तो जो एक इंसान कोडिपेंडेंट है उसके अंदर आपको दिखेंगे कंपल्सिव बिहेवियर्स दिखेंगे। वो सारे काम करना चाहता है सिर्फ जिससे उसका लव्ड वन खुश हो, चाहे उसका नुकसान है चाहे फायदा हो रहा है, वो नहीं देखता। क्यों वो कंपल्सिव बिहेवियर कर रहा है? क्योंकि उसको एक फोर्सफुल नीड चाहिए, वो नीड चाहिए अप्रूवल की, क्योंकि उसका अप्रूवल का मतलब है कि उसकी वर्थ उस इंसान के ऊपर बैठी है कि अगर मैं इनके काम करूंगी तो मुझे मेरी एक आइडेंटिटी, मुझे मेरी एक वर्थ मिलेगी, मुझे लगेगा कि मैं एक अच्छी मदर हूं या एक अच्छी वाइफ हूं। तो जब भी हम बात करते हैं कि एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में ऑब्सेशन, हमेशा ऑब्सेशन मतलब कि वो इंसान आपके दिमाग में सिर्फ चलता रहता है, सिर्फ उस इंसान की सोचें चलती रहती हैं कि इसके लिए क्या करूं क्या ना करूं। मतलब आपके अंदर सोचों का जुनून क्या है कि इसको मैं खुश कैसे करूं, मैं इसके लिए कैसे काम करूं, ये मुझे कहीं छोड़ के ना चला जाए। आई फील ओवरली रिस्पॉन्सिबल। हम सब एक्टिंग मतलब करते हैं अपने रिश्तों में टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट ऑफ लव, पर एक को डिपेंडेंस के पीछे हमेशा जो एक फियर होता है, चीफ इमोशन होता है, वो डर होता है। उसे लग रहा होता है कि अगर वो इंसान उसके काम नहीं करेगा तो उसकी वर्थ, उसकी पहचान ही नहीं उससे मिल पाएगी और कहीं मुझे ये छोड़ ना जाए। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, क्योंकि हमारे अंदर लो सेल्फ एस्टीम होती है, हमें लगता है कि जब तक हम इनके काम नहीं करेंगे या इनकी शेयर नहीं करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मेरी आइडेंटिटी, जो मेरे अंदर एक जो वर्थ है, मेरी जो पहचान है, वो हमेशा क्राइसिस में रहेगी। तो मैं इसलिए ओवरडू करती हूँ। जैसे हमने बात की कि हम अपने रिश्तों में डिपेंडेंट हैं, पर यहाँ पे बात करें ओवर डिपेंडेंसी की, कि आपके रिश्ते इतने इनमैश्ड, इनमैश्ड का मतलब कि इतने गुंजलदार हो गए हैं कि वो हंसता है तो आप हंसते हो, वो उदास है तो आप उदास हो जाते हो, वो सोता है आराम से तो आपको नींद अच्छी आती है, वो खाना खाता है तो आपके अंदर खाना आराम से जाता है। इसे हम कहते हैं कोडिपेंडेंसी, कि एक इंसान जैसा है वो अब दूसरा इंसान उसको देख के चल रहा है। जैसे ये दो उंगलियां आपस में जुड़ जाएं तो एक घिरेगी तो साथ में दूसरा घिरेगा, एक खुश है तो दूसरा खुश होगा। इसको हम कहते हैं, ये दो उंगलियों का जब हम कहते हैं कि जुड़ गई, ये एक घिरा दूसरा घिरा, एक उठा दूसरा उठा, एक दूर गया दूसरा साथ में उसके दूर चला गया, इसे हम कहते हैं कोडिपेंडेंसी। कि जब आपका बिहेवियर अनहेल्दी हो जाए, आप उस इंसान के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए चल पड़े, आप अपनी नीड्स को बिल्कुल कॉर्नर असाइड कर दें और सिर्फ कौन चल रहा है आपके दिमाग में, वो दूसरा लव्ड वन जिसको आप खुश करना चाहते हैं। हाँ जी। जी। जैसे एक तो हो गया आप लव करते हो तो इसलिए करते हो, सेकंड हो गया कि ऑब्सेसिव हूँ मैं तो मैं तो ओवरडू कर रही हूँ। तो एक एम्पैथी कोई चीज होती है, फिर आउट ऑफ टच, मतलब ये तीन चीजें there is a difference between sympathy and empathy. एम्पैथी जब करते हैं ना तब नुकसान नहीं करते हैं, ये चीज का ध्यान रखें, राइट? राइट। जब हम सिंपथी करते हैं, ओ बेचारा, जैसे आपने देखा होगा मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, है ना, जब हम एक मेंटली चैलेंज बच्चे को ये कहते हैं ना, ओए होए बेचारा, ए ते हुन अपना मुंह भी नहीं साफ कर सकता, ए ते लाना वगी जांदियां पई हैं, ते कुछ कर नहीं सकता। नो, यू नीड टू एम्पैथाइज विद दैट पर्सन। फिजिकली वो ग्रो कर रहा है, उसका जो कोग्निशन है वो वर्क नहीं कर रही, एंड यू नीड टू हेल्प, उसमें आप उसका नुकसान नहीं करोगे।
इवन एक मेंटली चैलेंज बच्चे को भी अगर ट्रेन किया जाए अच्छे तरीके से, तो वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकता है, अपने आप को अपने सेल्फ हेल्प स्किल सीख सकता है। जैसे ये हमारी ना पर्सोना होता है, परसीव करने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मेंटली चैलेंज बच्चा अगर घर में आ गया हो गया, तो जैसे बेचारा बेचारा करते रहेंगे ना, तो वो सब कुछ ही माँ करी जाती है उसके लिए, खाना खिलाना, कपड़े डालना, शूज डालना, सब कुछ। लेकिन एक पर्टिकुलर एज में अगर रेपिटेशन के साथ विद लव, केयर एंड एम्पैथी एंड थोड़ी सी पेशेंस के साथ अगर उसको सिखाया जाए, वो सब कुछ खुद कर सकता है। वो खाना खाना भी सीख सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। यहीं पे बात आ रही है डिपेंडेंसी की। हम डिपेंडेंसी आ जाते हैं। ऑब्सेशन को अगर हम एक्सप्लेन करें, ऑब्सेशन होती है एक सोच किसी भी चीज को लेके। चाहे वो ऑब्सेशन सिर्फ सफाई करने की ऑब्सेशन नहीं होती है। मोस्टली ना लोग इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर्स जो हैं वो सिर्फ साफ सफाई के हैं, कि सफाई कर ली, हाथ धो लिए, ताले चेक कर लिए, चीजें चेक कर ली। नो, इट्स ऑफ थॉट। एक पर्टिकुलर थॉट आ जाता है मन में, उस पे एक्ट करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि फियर्स आ रहे होते हैं। अगर मैंने ये ना किया तो क्या होगा, अगर मैंने ऐसे ना किया तो क्या होगा। वो फियर ड्रिवन होता है, और वो जो फियर और एंजाइटी होती है वो हमारे लिए कंपल्शन बन जाती है एक्शन करने की। और जो हम एक्शन करते हैं उससे लेकिन हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है, सेटिस्फेक्शन इज द टर्म फॉर ऑब्सेशन, वो टेम्परेरी होती है। इतनी टेम्परेरी होती है कि एक नया सोच आता है या दोबारा वही सोच आ जाती है। यहीं पे जो पेशेंट है वो ऑब्सेस्ड है अपनी एडिक्शन को लेने के लिए। वो उठता है, वो जब सोता है इस थॉट के साथ सोता है कि सुबह उठ के मैंने क्या प्लान्स बनाने हैं, किस तरीके से करना है, कितने मैंने झूठ बोलने हैं, किससे मैंने पैसे निकलवाने हैं, कैसे मैंने बाहर जाना है। तो वो ऑब्सेसिवली उसका माइंड चल रहा होता है, थॉट्स चल रहे होते हैं कि मैंने अपनी नशा प्रोक्योर कैसे करना है, अरेंज कैसे करना है। ऑल द टाइम इफ वी से कि वो पेशेंट जो हमारा लव्ड वन है पहले सोचता था, उसके दिमाग में सोचे आती थी कि मैंने काम क्या क्या करने हैं, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या लेनी है, मैंने कपड़ा कौन सा पहनना है या खरीदना है, या मैंने अपना रिलेशन कैसे बनाना है, मैंने खाना क्या खाना है। वो सारी चीजें जो है ना वो ओवर पावर हो जाती है एक ही थॉट से। उसका एक ही थॉट रह जाता है एडिक्शन। एडिक्शन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। इन द सेम वे जो को डिपेंडेंट पर्सन है उसकी ऑब्सेशन बन जाता है पेशेंट। अब पेशेंट कहाँ गया, किधर गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, फोन कर लूं एक। हम सब ने कितने कॉल्स किए होंगे अपने लव्ड वन को, और हुन तो किथे है, की करदा पे है, केड़े फ्रेंड कोल है, कितने बजे आएगा। अब अगर वो आया लेट तो फटाफट से गरम गरम रोटियां बना के दे दे, चाहे 11 बजे हो चाहे 12 बजे हो, फुल्का मैं गरम बना के खवाना है, भावे लेट ही आया कोई बात नहीं। हम ना चाहते हुए भी इनेबल करते रहते। ये है ऑब्सेशन। हर वक्त आपके दिमाग में एक ही इंसान चल रहा है, वो आपका लव्ड वन जो हमारा पेशेंट है, सिर्फ वही चल रहा है। इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। जब आप देखिए कि आपके लव्ड वन के अंदर सिर्फ एक सोच चल रही है, नशा कहाँ से लाना है, कहाँ करना है, कहाँ छुपाना है, नेक्स्ट दिन का डोज इंतजाम कर ले, ये उनकी मतलब अब सेंटर क्या रह गया, नशा उनकी जिंदगी का। अब आप देखिए कि आपका सेंटर क्या रह गया, आपका लव्ड वन। ये उठ रहा है, ये सो रहा है, ये जाग रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इसको रोक लूं, इसको मना लूं, इसको प्यार कर लूं, इसको अब गुस्सा कर लूं। तो आपकी लाइफ में भी सेंटर क्या रह गया, सिर्फ आपकी रिवॉल्व कर रही है आपके लव्ड वन के इर्द गिर्द। इसको हम कहते हैं कोडिपेंडेंसी, कि जैसे उसका ऑब्सेशन उसका नशा बन गया, आपकी ऑब्सेशन आपके अंदर क्या सिर्फ सोचे क्या चल रही हैं, अपने सिर्फ प्यारे को लेकर। इसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं सोच रहे, जैसे वो अपनी लाइफ में और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर पा रहा, आप भी अपनी लाइफ में हर चीज में पीछे पीछे हटते जा रहे हैं। और आपको लगता है कि आप उसके लिए एक्स्ट्रा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जहाँ एक्स्ट्रा ओवरडू करेंगे, जहाँ आप शेयर करेंगे मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो खुश हो जाएगा, और खुश होके शायद वो मान जाए, शायद वो अपना नशा छोड़ दे, जो इम्पॉसिबल एक इक्वेशन है। सो हमें सिंपैथी नहीं करनी, हमें एम्पैथी करनी है एंड विद एक्शन करनी है, देखिए क्या है विद मैम, लव एंड केयर। सिंपैथी में हमेशा हमदर्दी आती है, दया आती है, पिटी आती है। वहां पे आप उस इंसान को कभी सोच समझ नहीं पाते हो।
एम्पैथी का मतलब होता है कि आप उस इंसान की जगह जाके आप फील करते हो कि उसके अंदर क्या सोच चल रही है और वो क्या महसूस कर रहा है। तो आप उसकी जगह जाके उसकी बेबसी को महसूस करते हो। आप देखते हो कि यार वो किस तरह से अपनी लाइफ लीड कर रहा है। रोज वो लानतें सुनता है अपने घर वालों से। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं लग रहा होता कि उनकी लाइफ का ट्रैक बिल्कुल डिट्रैक हो गया है, ठीक है। बट वो क्या है कि आप उनकी जगह जाके अब महसूस करते हो कि जब ये बीमारी आई कितना को कोई बेबस होगा कि जो प्रोमिसेस तोड़ता है, जो विश्वास तोड़ता है और फिर उसके बाद नशा करता है। उसका अब जब अपना आईने में अपने आप को वो रोज देखता होगा तो उसके अंदर स्टेटमेंट क्या आती होगी, यू आर अ थर्ड क्लास। अब आप देखते हो कि उसकी जगह जाके आप एम्पथाइज करते हो कि इस बीमारी में बेबसी होती क्या है। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी, जहां पे आप उसकी जगह जाके फील करोगे, ठीक है, सोचोगे और फिर उसको एम्पावर करोगे कि उसकी बेबसी से उसको कैसे निकालना है। हमदर्दी में आप दया ही करोगे कि यार तेरा कुछ नहीं बन सकता, तू किवें छड्डेगा, तू सब कुछ खराब करता, ठीक है, तुसी अपनी लाइफ किवें, तुहाडे नाल साडी लाइफ भी खराब हो गई। दैट इज कॉल्ड पिटी। Sympathy, that is what relatives do. सिंपैथी यही करते हैं, वो आते हैं, दो चार बातें कह के जाते हैं, यार कुड़िए तेरी लाइफ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਕਮ ਆਊਟ ਵਿਦ ਸੋल्यूशन दो दे सिंपैथाइज। एम्पैथी वाला इंसान हमेशा एम्पावर करेगा कि यार कैसे मैं उसकी हेल्प कर सकूं, कैसे उसका दर्द, उसकी पेन को मैं कहीं ना कहीं से उससे बाहर निकाल के जहाँ उसकी पेन को कम कर सकूं, छुटकारा दे सकूं। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। और सिंपैथी में हमेशा हमारा प्रॉब्लम फोकस्ड रहेंगे हम, एम्पैथी में हम सोल्यूशन फोकस्ड होते हैं। एंड सोल्यूशन जो करते हैं उसमें जब हम एम्पावर करते हैं उसमें असर्टिव भी होते हैं और एक्शन भी करते हैं। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम तो हमें होपफुली आपको पता लग गई है कि को डिपेंडेंट पर्सन क्या होता है। हम सब ने कहीं ना कहीं ना चाहते हुए को डिपेंडेंसी करी है, इनेबलिंग और प्रोवोकिंग बिहेवियर भी किए हैं। इनेबलिंग बहुत की है हमने, चाहे वो हमने आउट ऑफ फेयर की है या आउट ऑफ अनअवेयरनेस की है। और उसमें एक चीज और हम ऐड करेंगे कि जब हम को डिपेंडेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो रिलेशनशिप कौन सा होता है, लव एंड हेट का रिलेशनशिप। आप अपने रिश्तों से प्यार करते हैं बिकॉज ही बीइंग योर हस्बैंड, आपका बेटा, आप एक टाइम पे उनसे प्यार करते हैं क्योंकि वो आपका अपना है, क्योंकि वो आपको पेन दे रहा है, आपकी लाइफ उसके साथ जुड़ी है, लाइफ खराब हो रही है, तो दूसरे पल आपको उसके ऊपर गुस्सा आता है, आप उससे नफरत करते हैं, आप उसकी मदद करना चाहते हैं बट आप उसकी मदद नहीं कर पाते। तो आप हमेशा इस मतलब पेंडुलम में रहते हैं, एक टाइम पे प्यार आता है और एक टाइम पे नफरत आती है। तो को डिपेंडेंट वाला रिलेशनशिप ऐसे ही रहता है, जब वो प्यार करता है तो प्यार की भी वर्षा कर देता है, ठीक है, पूरी बाढ़ लगाता है, और जब वो नफरत करता है तो वो प्रोवोकिंग वाले पूरे एंड पे आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड लव एंड हेट रिलेशनशिप इन कोडिपेंडेंसी दैट नीड्स टू बी चेक्ड कि ऐसा नहीं होता। एक बैलेंस, जो हम यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात करेंगे वहां से आप अंडरस्टैंड करेंगे कि नॉर्मली एक चीज बोली जाती है बियर हग। बियर हग क्या होती है? बियर हग होती है कि एक जो भालू है वो इतना टाइटली हग करता है किसी भी चीज को कि वो चीज चाहे उसका नुकसान कर दे, चाहे वो जो चीज है वो खत्म हो जाए, वो तब तक उसे नहीं छोड़ता। तो एक को डिपेंडेंट इंसान भी बियर हक करता है, वो इतना ज्यादा होल्ड कर लेता है, इतना ज्यादा चिपक जाता है दूसरे रिश्ते के साथ कि उसका वजूद ही वो खत्म कर देता है। जैसे एक बटरफ्लाई है बहुत प्यारी सी, आपके हैंड पे आके बैठ गई है और आपने हाथ बंद कर लिया तो क्या होएगा? वो मर जाएगी। आपको इतनी प्यारी लगी कि आप उसको अपने पास रखना चाहते हो, आप चाहते नहीं हो कि ये मेरे से दूर होए, पर जैसे ही आपने मुट्ठी बंद करी उसका दम घुट गया। ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप है जिसमें हम इतना कोडिपेंडेंट हो जाते हैं, इतना हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं कि अगले बंदे का दम घुट जाता है, प्लस वो ग्रो ही नहीं कर पाता अपनी स्टेज पे। और जैसे विड्रॉल्स हमारे पेशेंट को आते हैं जब उसकी लाइफ में से नशा जाता है, जहाँ उसको नशा नहीं मिल रहा होता, ऐसे ही सेम विड्रॉल्स एक को डिपेंडेंट इंसान को आते हैं, क्योंकि वो हमेशा उसका ध्यान, उसकी लाइफ का सेंटर कौन है, उसका लव्ड वन। अब वो लव्ड वन जब रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, अपने काम कर रहा है, तो वो को डिपेंडेंट जो रिलेशन था, जो वो इंसान था को डिपेंडेंट, उसका लव्ड वन,
उसको भी सेम विड्रॉल उस फैमिली मेंबर को आते हैं कि अरे ये तो सब काम अपने से कर रहा, अब मैं करूंगी क्या, क्योंकि उसने अपनी वर्थ दूसरे इंसान के ऊपर से ढूंढ रहा था, वहां से वो निभा रहा था। अब जब वो नहीं मिल रही तो सेम उसके अंदर भी विड्रॉल आते हैं कोडिपेंडेंट इंसान के अंदर। ये आप चीज देखना कि जब ये एक्ट होंगे, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, दे ग्रो अप, आपके अंदर विड्रॉल्स आएंगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान कहाँ था, सिर्फ आपके लव्ड वन की लाइफ और में ना खलेरा और समेटने का। कोडिपेंडेंट पर्सन जो होता है ना, उसको लगता है ले मैं वेला हो गया, अब मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। पहले तो मेरे पास इतना काम होता था, इतना काम क्या कि मेरा जो लव्ड वन है हर वक्त उसकी तरफ ध्यान रखना। अब तो मैं टोटली वेला हो गया, अब मैं करूं क्या। वो वॉइड आ जाता है, वो सैडनेस आ जाती है, इतना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। एंड मोर ओवर लास्ट टाइम हमने एक वाइटल बिहेवियर, जो एक वाइटल साइन है, उसके बारे में डिस्कस किया था। जब एक एडिक्टिव पर्सन को उसका नशा नहीं मिलता तो क्या ऐसा बिहेवियर है जो वो शो करता है, एक बिहेवियर एंगर, राइट। और जब जो कोडिपेंडेंट पर्सन है उसका पूरा नहीं हो रहा जो वो करना चाह रहा है अपने लव्ड वन के लिए, तो उसका क्या आता है बिहेवियर, इरिटेशन एंड एंगर, सेम फ्रस्ट्रेशन। तो इसको हम समझेंगे कि हम कितने क्लोजली निटेड है, कितने कितने ज्यादा साथ जुड़े हुए हैं। और हमारी, अच्छा एक और बात ये है कि जो कोडिपेंडेंट पर्सन है ना, उसने अपने बारे में कभी नहीं सोचा होता, कभी नहीं सोचा होता कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी उदासी आ रही है, मेरे को भी मूड स्विंग्स आ रहे हैं, या मेरे को भी नींद खराब हो रही है या भूख नहीं लग रही, तो मुझे भी कोई हेल्प चाहिए। वो क्या क्या जताता है, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्गली इत्थों तक पहुंच गया, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्गली कर लेना, मैनू कोई लोड़ नहीं हैगी किसी की, मैं बड़ी स्ट्रॉन्गली इत्थों तक पहुंच गया, 10 साल 20 साल मैं बिता ले, अगे भी बिता ही लेने, इट्स ओके। ये तो नॉर्मल है, उदास होना तो नॉर्मल है, एंशियस होना तो नॉर्मल है, नींद नहीं आई तो कोई गल नहीं, कुछ नहीं हुंदा। बचपन च भी ते बच्चा जो छोटा हुंदा सी नींदर नहीं सी आंदी, मावां जाग गई सी, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड स्पेशली हमारी जो सोसाइटी है, हम सब फीमेल्स की कंडीशनिंग भी ऐसे हुई है कि अपने पति के लिए, आपको उसको खुश करने के लिए कुछ भी करना है तो आप करो। तो वो जो सैक्रिफाइसिंग रोल जिसको हम बहुत महान सोचते हैं, वो कोडिपेंडेंसी के साथ बहुत अलाइन करता है, क्योंकि हमें लगता है कि यार हमारे बड़ों ने तो हमें यही सिखाया था, ठीक है, और मैं ऐसा नहीं कर रही तो मेरे अंदर गिल्ट आ जाता है कि मैं अपने हस्बैंड की टेक केयर नहीं कर रही, उसकी नीड्स पूरी नहीं कर रही, उसका काम नहीं कर रही, मैंने उसको नो बोल दिया। वो नो बोलना उसके दिमाग में 24 घंटे घूमता रहता है कि यार मैंने कहीं नाराज तो नहीं कर दिया, मैंने नो तो बोल दिया उनको। सो आप देखिए कोडिपेंडेंसी की जो रूट्स है ये डीप हमारी सोसाइटी से, हमारी कंडीशनिंग में भी बहुत है, बिकॉज हमें लगता है कि हम जब त्याग करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे तो हम महान बनेंगे, बट वो महान बनने के चक्कर में हम अपना सब कुछ खो देते हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आप अपनी टेक केयर कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो कोडिपेंडेंसी में कौन सा इंसान के अपने ऊपर ध्यान होता है, उसका सारा ध्यान तो उसके लव्ड वन के ऊपर होता है, उसका खाना पीना सोना, उसकी अपनी कोई नीड्स हैं, उसकी कोई अपनी लाइफ में कोई उसका टाइम है, स्पेस है, कोई अपनी एंटरटेनमेंट है, वो कहाँ पे है। इट इज ऑल सेंटर अराउंड कि ये मेरा लव्ड वन है, इसको कैसे मैंने खुश करना है, इसको कैसे रेस्क्यू करना है, क्योंकि कोडिपेंडेंसी वाला हमेशा इंसान रेस्क्यू बिहेवियर्स में ही लगा रहेगा कि इसको बचाना कैसे है, इसको खुश कैसे करना है। अभी मैम ने ये जो एक्सप्लेन किया है, इसमें एक टर्म आती है बिलीफ सिस्टम। हमारी जो बिलीफ सिस्टम है वो कहीं हमारे भी बैकग्राउंड में बचपन से कहीं आए हैं, हमारी धारणाएं। अगर फीमेल है तो उसको ये बिलीफ सिस्टम दिया जाता है कि तू जा रही है, तेरी शादी हो रही है, हूं तू उत्थे टिकना है, जो मर्जी होए तो सहना है, कोई काम खराब नहीं करना। छोटे होते फीमेल्स को कहा जाता है उच्चा नहीं बोलना, अगे जाके कितनी प्रॉब्लम आएगी, वड्डे होके ब्याह होएगा उत्थे तो उच्ची नहीं बोल सकती। तो ऐसे ही कुछ चीजें, कुछ पक्की धारणाएं बनाई होती हैं। अगर वाइफ है तो वो कहती है कोई बात, मैंने सहना ही है, कुछ नहीं होता, मैं कर ही रही हूँ, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है। अगर माएँ हैं तो माएँ कहती हैं मेरा बच्चा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऐसे कैसे मैं खाना खा लूं अगर उसने नहीं खाया हुआ। तुझी दसो तुसी हले मां। अच्छा कई बारी ना हमसे पूछते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ कि मैं किदा रोटी खा लवां जो मेरे लव्ड वन ने रोटी नहीं खाधी।
इन द सेम वे कई बारी पेरेंट्स जो फादर के रोल होते हैं, तो फादर कई बारी जब एनेबलिंग कर रहे होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि फीमेल्स ही कोडिपेंडेंट होती है। हमारे जो लव्ड वन के फादर हैं या ब्रदर्स हैं, वो भी कोडिपेंडेंट होते हैं। वो आगे से कहते हैं कि एक प्यो दा काम की हुंदा है, कमाना, कमा के देना, ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣਾ, ਮਨੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ फादर ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ देनी और करनी। मतलब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कई बारी कि हमने उनको इनेबल किया कि हमने उनको सिर्फ शेल्टर प्रोवाइड किया था। हम यही नहीं इनेबल, हम यही डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अब कमिंग टू द पॉइंट, सॉल्यूशंस क्या हैं, हम शुरू करेंगे। सो सोल्यूशन से पहले डू वी रिकॉग्नाइज दैट कि हमारा रिश्ता कोडिपेंडेंट था? किस किस का रिश्ता कोडिपेंडेंट था यहाँ आने से पहले, राइट। अब हम सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। आपको लगेगा कि ये जो सॉल्यूशन बोल रहे हैं ये बड़ा आसान है इनके लिए बोलना, बट अगर हम इसको प्रैक्टिस करें और इसको अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करें, देखें इट्स नेवर बीन टू लेट इन लाइफ। पहले तो हम ये समझ लें कि अब जो हो गया उसको हमने गिल्ट ट्रैप में नहीं आ जाना कि मैंने तो सारी जिंदगी ऐसे ही बिता दी। आज अगर हमें कुछ समझ आ रही है, आज अगर हमें कुछ पता लग रहा है और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी चीज को प्रैक्टिस करेंगे तब हमें वो आएगी। आज से हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो हम सीख सकते हैं कि हमने कैसे कोडिपेंडेंट नहीं बनना। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, डिटैचमेंट विद लव। जी कौन बताएगा डिटैचमेंट विद लव? एक तो डिटैच करो पर प्यार दे नाल, ए किदां? एनीबॉडी हु कैन एक्सप्लेन दिस? मैम अटैचमेंट तो प्यार से होती है, द टर्म इज डिटैच। सो व्हाट इज लाइक डिटैचमेंट विद लव? क्या समझ आता है आपको इस वर्ड से कि प्यार करना है बट उनके साथ डिटैच होके? हाँ जी, एनीबॉडी हु कैन ट्राई दिस? यस हाँ जी सर। राहुल, दैट्स ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵੱਖਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਪਣ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो डिटैचमेंट दा डिटैच होता है, डिटैच। हाँ जी मैम, हाँ जी दिस साइड। शेक्सपियर की हैं दो लाइनें, जी जी उसमें शेक्सपियर को कोट करके बताऊंगी। हाँ जी। हालांकि मैं इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाती डिटैचमेंट विद लव को। आई एम सो बैडली आपको अटैच्ड। बोला है इट्स नेवर बीन टू लेट, हम सीखेंगे हाँ, तो हो हाँ। जाएगा। आप शेयर करिए, शायद बाकियों का फायदा हो। वो शेक्सपियर कहता है कि समटाइम्स यू आर क्रूअल टू बी काइंड। Your purpose is kindness, but you are acting very strong, taking a stand that may appear to be cruel. So cruel to be kind, that is detachment. And kind to be cruel, इतना लाड, इतना प्यार, वो बेयर हग जैसे कि उसको मार ही दो लाड से। बिल्कुल ठीक है, Thank you. थैंक यू। जी जी यस यस प्लीज गो You अहेड। can try. I Yes. think assertive talk without losing respect. ओके, असर्टिव टॉक विदाउट लूजिंग रिस्पेक्ट। यहाँ पे डिटैचमेंट विद लव का मतलब है, एक तो डिटैच करना, मतलब डिटैच करना क्या होता है? किसी चीज को डिटैच करना क्या होता है? अलग कर देना, अलग करना, ठीक है। प्यार से खुद को उससे अलग करना जो मरीज है। अब ये समझिए ये क्या चीज है? अपने आप को उससे अलग करना, उस रिश्ते से अलग करना। सबसे इम्पोर्टेंटली, आप अभी तक रिश्ता निभा रहे हैं माँ का, बहन का, बीवी का, भाई का, फादर का। आपको दुख कब हो रहा है? जब उस रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। देखिए, आपके लव्ड वन ने नशे में आपको थप्पड़ मारा, धक्का दिया, गाली दी, तो वो वाली जो इवेंट है, इंसिडेंट है, हमें इतनी पेन क्यों दे रही है? क्यों? क्योंकि वो रिश्ता अटैच है हमारा बहुत ज्यादा। अब आपने देखा होगा कई बार गुरुद्वारे मंदिर के बाहर बहुत सारे भिखारी बैठे होते हैं। सर्दियों में वो न्यूड होते हैं, गर्मियों में उन्होंने कंबल डाले होते हैं। आप रोज उनको जाते हो, जब मत्था टेकते हो 10 रुपए दे देते हो, राइट। एक दिन आपने नहीं दिया,
तो उस बंदे ने आपको गालियां निकालनी शुरू कर दी, इवन पत्थर मारने शुरू कर दिए, तो आपको कैसा लगेगा? कोई एक बंदा बताएगा कैसा लगेगा? जी, बुरा लगेगा? कितनी देर बुरा लगेगा ये बताइए 5 मिनट, जल्दी से, 10 कितनी देर? मिनट, for few minutes. For few minutes. Why? Because you are not attached to that person. वो रिलेशन नहीं है आपका उसके साथ, और आपको पता है, ये भी पता है कि कुछ ਤੇ गड़बड़ है ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ब्रेन नहीं वर्क कर रहा, ऐसी करके उन्हें वेदर इनएप्रोप्रिएट क्लोथ्स पाए हैं, बट यहाँ जब बात आती है अपने लव्ड वन की, इसीलिए तो कहते हैं डिजीज कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल है। हमारा जो लव्ड वन है ना, वो ऐसे ही निकाल के बात करता है ना। अभी कल या परसों हमारे एक पेशेंट ने बोला है, अभी आए हैं नए नए, वो कहते हैं डाइवोर्स पेपर पे कर, क्या नहीं फिर जो नहीं लेके जाना। सारी बात करने के बाद, टच एंड गो मीटिंग के बाद, जाते जाते वो निकलने लगे और कह दिया डाइवोर्स पेपर में ऐसे करके रखे हुए हैं तैयार पे, घर जाके देख ली। सो व्हाट इज दिस? क्या आया इसमें? इसमें आई अटैचमेंट, और वो हमारा रिलेशन था। डिटैचमेंट विद लव हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम अपने रिलेशन को साइड पे करें। पहले, सबसे पहले हम ये समझें कि वो मरीज है भाई, जो वो इतनी बातें कर रहा है, जो भी वो बोल रहा है, वो जो भी हमसे डिमांड कर रहा है, वो जो भी चीजें कह रहा है, वो बंदा नहीं बोल रहा, उसकी बीमारी बोल रही है, उसकी डिजीज करवा रही है उससे, इसलिए वो कर रहा है। अगर आप किसी दिन ये समझ गए, अपने आप को ये समझा लिया कि मुझे प्यार से डिटैच होना है, मुझे प्यार से अपने आप को अलग करना है, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अलग घर में नहीं चले जाना, अलग उसको अलग घर नहीं लेके दे देना, पर खुद डिटैच होना है प्यार से कि ये बंदा जो चीजें बोल रहा है ये बीमारी का हिस्सा है, और मैंने कैसे क्या चीज आगे से कन्वे करनी है। एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर शुड गो टू द पेशेंट। एक छोटा बच्चा है ना, एक छोटे बच्चे को माँ ने कोई काम करने के लिए मना कर दिया, और थोड़ी देर बाद उसके फादर आए, उसने छोटे बच्चे ने वही चीज अपने फादर से पूछ ली, कर लूं? उन्होंने कह दिया कर लो। तो क्या हुआ? बच्चे को रॉन्ग मैसेज चला गया, उसके लिए माँ होगी नफरत का पात्र और फादर होगी उसके फेवरेट। यही एडिक्शन में होता है। हमारे घर में 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं, और एक बंदा एक मैसेज कन्वे कर रहा है, दूसरा कह रहा है। माँ कह रही है कोई नहीं पुत्र महीना ला लै, महीने बाद देखते हैं। फादर कह रहे हैं नहीं 3 महीने पूरे करने हैं। वाइफ आती है बीच में, कहती है अच्छा तुम इस तरह करो, 2 महीने कर लो, कुछ नहीं होता। तो क्या गया? 3 मैसेज चले गए उसको। कहाँ हमने डिटैच किया? विद लव खुद को डिटैच करें और एक मैसेज दें कि एक मैसेज जाना चाहिए, कॉमन मैसेज, और वो मैसेज याद रखना आपके पेशेंट को नहीं जा रहा, उसकी डिजीज को जा रहा है। जी, जो डिटैचमेंट विद लव है, जो मैनू समझ लगी कि अपने पेशेंट ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये बिल्कुल ठीक है, ये पेशेंट के लिए है। हम डिटैचमेंट विद लव अपने लिए कर रहे हैं। So that एज means अ को डिपेंडेंट पर्सन पहले खुद को डिटैच करें, खुद को। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, जी, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਵੇ ਵੀ ਮਿਸ ਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਵੈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ देयर। ही इज इन अ सेफ जोन। ही इज इन अ बेटर प्लेस, सेफ है ना? जोन कहेंगे। सेफ जोन। आप देखिए जब पेशेंट पीता था या ड्रग्स लेता था और वो बिल्कुल। ड्राइव करता था, कितना रिस्क था एक्सीडेंट का। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो कोई नशा करता है और वो गिर जाता है, उसके हेड इंजरी के कितने रिस्क हैं जो खत्म हो गए हैं। उसके अलावा जो पेशेंट गुस्से में सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर करता था, उसका कितना रिस्क खत्म हो गया है। उसके अलावा जो वो इतने पैसे खराब कर देता था, उसका कितना रिस्क खत्म हो गया है। हम इस टाइम पे ये समझें, खुद को ये बताएं कि ही इज इन अ सेफ जोन। Safe zone सेफ and- जोन। एंड द डिटैचमेंट एज सेड कि डिटैचमेंट आपने फिजिकली नहीं करना, ठीक है, आपने मेंटली इमोशनली करना। फिजिकली Emotionally डिटैचमेंट का more मतलब important. कि आपने घर अलग दे दिया, जहाँ उसको ऊपर नीचे कर दिया। फिजिकली डिटैच नहीं होना, हमने इमोशनली और मेंटली डिटैच होना है, क्योंकि हमने देखा कि एक को डिपेंडेंट इंसान के अंदर ऑब्सेशन उसका लव्ड वन चलता रह रहा है,
उसकी सोचें सिर्फ लव्ड वन के इर्द गिर्द चल रही हैं। अब मुझे डिटैच इमोशनली मेंटली होना है उस इंसान के साथ, क्योंकि वो हंसता था तो मैं हंसती थी, वो अनईजी था तो मैं अनईजी हो गई। वो इंसान एक अपना इंडिविजुअल है, मेरी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है। डिटैच का मतलब रूड होना नहीं है, डिटैच का मतलब असर्टिव होना, डिटैच का मतलब इनडिफरेंट होना नहीं है, डिटैच का मतलब है कि आप उसे सपोर्ट करोगे, उसकी इनेबलिंग बंद करोगे। दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट विद लव, कि आप उसकी लाइफ में वो फैसले लोगे जिससे वो ठीक होगा। आप अपना फोकस अपने ऊपर रखोगे और उसकी जितनी भी नीड्स थी आप उतनी फुलफिल करोगे जितनी आपको करनी चाहिए, ओवरडू नहीं करना। ये जो महान जो बनने का सैक्रिफाइसिंग वाला जो रोल था, वहां से निकल के जो आपका अपना दायरा है आप वहां पे रहेंगे, आप बहुत ज्यादा उसके साथ अटैच होके आप सब कुछ उसके लिए फैसला नहीं करेंगे। मतलब क्या होता है, एक को डिपेंडेंट जहाँ तो हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जहाँ हमेशा ओवरडू करने की कोशिश करता है, वो इन्हीं दो चक्कर में रहता है। सो डिटैचमेंट विद लव इज मोर प्रैक्टिसिंग कि वो इंसान अब आपके दिमाग में हर टाइम पे जो छाया रहता था, हमेशा घूमता रहता था, वो खत्म हो और आप देखें कि आप अपने आप को कैसे टेक केयर करेंगे, अपने आप को एम्पावर पहले कैसे करेंगे ताकि आप उसकी मदद कर पाए। मतलब वो चाबी वाला खिलौना नहीं है कि चाबी चली तो आप हंस पड़े, चाबी बंद हुई तो आप रो पड़े। सो हमें इस रोल से डिटैच होना अपने रिश्तों में, दैट्स कॉल्ड और डिटैचमेंट विद और लव। जब जैसे मैम ने बताया कि हम हंसते तब है जब वो हंसता है, हम रोते हैं जब वो रोता है। ये जो अपनी इमोशंस को मैनेज करना है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने अपने आप को अलग कर लिया अपने लव्ड वन से, प्यार से, और उसके बावजूद भी अगर उसने कोई ऐसी बात कर दी है जिसने आपको परेशान कर दी है और वो थॉट आपके दिमाग से जा नहीं रहा, देन द राइट नेक्स्ट स्टेप इज टू कॉल योर थेरेपिस्ट, टू सीक हेल्प। कि अब मैंने किया तो है कोशिश अपने आप को डिटैच करने की, पर जब वो ये बात कह देता है ना, इस तरह की बात करता है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं उदास हो जाती हूँ, एंड आई नीड हेल्प फॉर द सेम। जी, तो मैम 1 मिनट टॉक किस इसमें ही आएगा अभी आपको डिटैचमेंट? बताते हैं, इसमें आगे है, हम एक्सप्लेन करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप एज्यूमिंग। एजम्पशंस क्या होती हैं, कोई बताएगा हम क्या एज्यूम करते हैं? अगर हमारा लव्ड वन लेट हो गया है, उसने बोला है मैं 9 बजे आ रहा हूँ और 10 बजे तक नहीं आया, सबसे पहले क्या एज्यूम करते हैं हम? बैड फीलिंग। कुछ हो ना गया होए, एक्सीडेंट ना हो गया होए, ज्यादा नशा ना कर लिया होए। हमारी इतनी एजम्पशंस चलती हैं, ये सारा हमारे ऑब्सेशंस के साथ रिलेटेड है। इतना एज्यूम करते हैं, ए ना हो गया होए, ओ ना हो गया होए, ओनू प्रॉब्लम ना आ गई होए, ओनू इंज ना हो गया होए। मैंने लास्ट टाइम भी शायद डिस्कस किया था, एक फैमिली मेंबर ने बोला था मैंने बड़ा ही भैड़ा सपना आया मैडम, देख लो उठ के, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आई। वो इतना हमारा फेयर चल रहा होता है सबकॉन्शियस में कि हम एज्यूम करते रहते हैं, यहाँ तक कि हमें ये भी लगता है वहां से ना भाग जाए कहीं, वहां पे अपने आप को कुछ कर ना ले, पता नहीं रोटी खाई होगी कि नहीं खाई होगी। इतनी एजम्पशंस चल रही होती है, क्यों चल रही होती है? क्योंकि हमारी ऑब्सेशन इतनी ज्यादा है। तो हमने पहले तो वो एज्यूम करना बंद करना, ये जो एज्यूम में भी हम और इसको मतलब ऐड करेंगे कि जो एजम्पशन आपके अंदर जो प्री कंसीव नोशंस चलते हैं वो क्या चलते हैं कोडिपेंडेंट के अंदर, कि मैंने इनको ना कर दी, इसका मतलब आई एम अ बैड वाइफ। जो मैं अपनी लेबलिंग करती हूँ, ये एजम्पशन मैंने करना है कि मैंने इनको ना कर दी। और एजम्पशन में हम कहते हैं कि यार मैंने इनका ये काम नहीं किया तो ये नाराज हो जाएंगे मुझसे, ये तो मुझसे बात ही नहीं करेंगे, मैं किससे अपने फिर दिल की बात करूंगी। ये जो एजम्पशंस हम चलाते हैं एक के बाद एक, इसको कहते हैं कि स्टॉप एज्यूमिंग। जहाँ हम कहते हैं कि आपने हमेशा सोचा ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये तो बदलेंगे ही नहीं। अच्छा, हमारा ना जब छुट्टी होती है ना, डिस्चार्ज होता है, सबसे पहली assumption होती है मैडम जी ना आए थे, जो फॉलो अप ना मनने थे, जो इन्होंने जिद कर ली थे, हम पहले ही assume करके बैठ लेते हैं नेगेटिव, हम नेगेटिवली अफर्म कर लेते हैं अपने आप को ही। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होएगा, हम बैठे हुए हैं, हम हेल्प करेंगे भाई आपकी। पहले हम ये assumptions करनी बंद करें। ठीक है, हमारे डर होते हैं क्योंकि हमें पता होता है अपने बंदे का कि ये चीजें कर सकता है, उसकी बजाय एजम्पशन करने की बजाय प्रोएक्टिवली हम तैयारी करें
कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो मुझे क्या करना है, किससे हेल्प लेनी है, इमीडिएटली मुझे क्या एक्शन करना है, राइट नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपकी assumptions नेगेटिव आपके इमोशंस के साथ चलती हैं, स्पेशली फेयर के साथ, तो फेयर में इतनी पावर होती है कि फेयर मैनिफेस्ट कर देता है उस रियलिटी को। फिर हम क्या कहते हैं, देखा मैंने तो पहले ही कहा था। वो पहले क्यों कहा था? बिकॉज आपके अंदर वो जो एक फेयर ऑफ जो इमोशन इतना इंपॉर्टेंट जो डोमिनेंटली चल रहा था, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो आप डर से जब अपने लव्ड वन के साथ डील करते हो तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वो जो बिहेवियर चेंज होता है तो आप वही रियलिटी मैनिफेस्ट जो आप कर रहे होते हो कि मैम जो मैं डर रही थी वही सच हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि आप चीफ ऑपरेशन जो चल रहा था आपके इमोशन का, वो डर था। जब भी इंसान के अंदर डर आएगा, वो उस इंसान के साथ, दूसरे के साथ ना एम्पथाइज कर पाएगा, ना उसके साथ कनेक्ट, ना रिलेट कर पाएगा। और सारे जो एक्शन होंगे वो फियर ड्रिवन ही होंगे। फिर ना चाहते हुए हमसे ही कोई एक्शन ऐसा हो जाना है कि जो गड़बड़ हो जाएगी, हम ही एनेबल कर बैठेंगे कहीं ना कहीं। और ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन भगवान का गिफ्ट है हमें, हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं। एक एक दिन 24 आवर्स अगर हमारे निकल रहे हैं तो हम वो ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं। और हम कहते तो हैं रब दी मर्जी, इसमें एक ग्रैटिट्यूड का भी पॉइंट है, उसको हम अभी कवर कर लेते हैं। हम कहते तो बड़े आराम से हैं कि मैं रब ते छुट्टा सुट्टा सारा कुछ, हुण परमात्मा दी मर्जी है, परमात्मा ने बेड़ा पार लाना है, रब ने करना है सब कुछ। बट एक्चुअली हमने रब पे छोड़ा नहीं होता। हम इतने फेयर ड्रिवन होते हैं और इतनी assumptions चल रही होती हैं कि ये जो मैम ने बोला ना कि हम मैनिफेस्ट कर देते हैं उस फेयर को, तो हम उस टाइम पे ये नहीं कहते कि परमात्मा मुझे फेयर आ रहा है, अब आप देखो आपने सोल्यूशन निकालना है। और जिस दिन हम खुद का सरेंडर अच्छी तरह से करेंगे परमात्मा के ऊपर, उस दिन हमारे ये डर, हमारी assumption सारा कुछ खत्म हो जाएगा। जब हम बात करते हैं बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल की, दैट स्पिरिचुअल मॉडल रिलाइज ऑन द फेथ ऑन दैट हायर पावर, कि कोई पावर है जो मेरी मदद करेगी, जिसने मुझे यहाँ पहुंचाया। आज सुबह के भी लेक्चर में सर हमें बता रहे थे कि ओनली 4% फैमिलीज हैं जो टिक के इलाज करवाती हैं अपने लव्ड वंस का। आप रेशियो देखिए 4%। तो सर सुबह जब ये मॉर्निंग सेशन में बात कर रहे थे, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि सिर्फ आप देखो कि यहाँ पे जो पेशेंट्स बैठे थे उन्होंने बोला यू आर सो फॉर्चुनेट कि आपकी फैमिलीज हैं वो 4% में से जो आपको यहाँ पे छोड़ के गई, तो आपका बिहेवियर उनके लिए कैसे होगा? डू यू शो दैट ग्रैटिट्यूड? 4% स्ट्रीट एडिक्ट नहीं बनाया, उनको घर से बेदखल नहीं किया, उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ दिया, डाइवोर्स नहीं दिया, मरने नहीं छोड़ दिया। आप उन 4% में से हैं जो टिक के समझ रहे हैं। आप देखिए, आप इतनी गर्मी में सुबह से निकले होंगे, यहाँ पे बैठ के समझ रहे हैं। सो वी हैव ऑल दैट ग्रेट रिस्पेक्ट एंड वी एडमायर कि आप लोगों के अंदर कितनी को हिम्मत है, कितना कुछ सहने के बाद भी आप वहां पे फिर टिक के लगे हुए हो। सो टेक दिस प्रिविलेज दैट यू आर इनटू 4% जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि बीमारी के साथ रहना कैसे है, डील कैसे करना है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे ये जो अल्कोहल के ठेके के पास ही कोई ना कोई गिरा होता है। कुछ गरीब लोग होते हैं या कुछ रिक्शा पुलर्स होते हैं या कुछ ऐसे सड़क पे बहुत बारी गिरा होता है। कितने लोग हैं उनको उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं? कोई भी नहीं लेके जाता। तो दे आर अंडर प्रिविलेज, दे आर अनप्रिविलेज, उनको तो मौका ही नहीं मिलता इलाज कराने का। तो वी स्टिल हैव अ प्लेटफॉर्म, और एक प्लेटफॉर्म ऐसा जो हम बार बार कहते हैं कि हम आपकी हर बात सुनने को तैयार है। वी आर देयर टू असिस्ट यू, वी आर देयर टू हेल्प यू, पर रीच आउट तो हम करेंगे ना, हम पूछेंगे, हम बात करेंगे, ताकि आपके अपने जो इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं उस पे भी हम वर्क कर सकें। आप अपनी इमोशंस को मैनेज करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे, तभी आप जा कर के अपने लव्ड वन का ट्रीटमेंट पूरा कर सकेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप ब्लेमिंग सेल्फ। अपने आप को ब्लेम करना बंद करें। मैं ही सब कुछ करता, मैं ही इनेबल करता, जे मैं ना किता हुंदा ते अज यह चीज नहीं सी होनी, जे मैं ना चीज़ां दित्तियां होंदियां ते ऐ नहीं सी होना। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हम सेल्फ ब्लेम में चले जाते हैं। सेल्फ ब्लेम में भी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जीन्स में वो चीज़ आई हुई है कहीं ना कहीं, जेनेटिकली या एनवायरनमेंट में से वो चीज़ आई हुई है, जिसकी वजह से हमारा मरीज जो है वो मरीज बना है, हमारा लव्ड वन जो है मरीज बना है। हर चीज़ के लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराना हमने। मैंने अच्छा क्या हो गया और रुस गया,
ਉਹ मैं एक्चुअली ना उस ਵੇਲੇ सही तरीके ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं ਕੀਤੀ और रुस गया ਤਾਂ जाके ਉਹਨੇ दोबारा नशा कर लिया। तो हम हर चीज के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, ये नहीं है। हम ये अपने आप को कह ही नहीं पाते कि उसको क्रेविंग्स बहुत हो रही थी, उस क्रेविंग्स में वो मौका ढूंढ रहा था गुस्सा करने का, या उसकी उस टाइम पे एंग्जाइटी इतनी बड़ी हुई थी, तो एंग्जाइटी में वो मौका ढूंढ रहा था कि मैं किसी तरीके से इनेबल कर लूँ, मैं किसी तरीके से उसकी बात सुन लूँ। अगर उसकी कोई ऑब्सेशन आई है तो मैं उस ऑब्सेशन को ही पूरा कर दूँ उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए। पर हम उल्टा खुद को ब्लेम करते रहते हैं फॉर एवरीथिंग। मतलब जब ब्लेम होता है तो आपके अंदर एक विशियस ना गिल्ट का एक साइकिल चलता रहता है। आप देखिए कि जब आप यहाँ बैठते हैं उन कुर्सियों पे तो आपको लगता है कि शायद आपके कारण, जहाँ घर के हालात ऐसे थे जिसके कारण वो नशे में चला गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप प्रोग्राम में आते तो आपको लगता है कि यार मैं उसकी ये बात मान जाती तो शायद ये ना होता, मैं उससे ठीक से बात कर लेती, उसे फ़ोन ले देती, उसे गाड़ी ले देती, तो शायद वो दोबारा जाके रिलैप्स ना करता। तो हम अपने आप को ही ब्लेम, मतलब हम अपने आप को मेजर रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ के लिए, उसके नशे के लिए ठहराते हैं कि आई एम नॉट अ गुड वाइफ। जहाँ हम लेबल कर देते हैं अपने आप को कि मैंने उसको ना किया जिसके कारण उसकी प्रॉब्लम बढ़ी, शायद मेरे में ही नुक्स है। कई बार तो एज अ वाइफ हमें अपने आप को अपनी क्वेश्चन करते हैं, अपनी इंटेग्रिटी को, कि घर वाले ठीक ही कह रहे हैं कि जब से मैं आई हूँ इस करते ब्याह करके एरा नशा बढ़ गया, नशा बढ़ गया। तो कई बार तो हम एज अ वाइफ हम इंड्यूस करते हैं, कई बार फादर मदर तो ब्लेम इतना इंड्यूस करते हैं कि तुम्हारे कारण उसके एडिक्शन, ये जो हालात हैं तुमने शेयर दिए, उसके कारण वो इस तरह से बना। कई बार रेपिटेशन इतनी होती है एक चीज की, इतनी रेपिटेशन हो जाती है कि हम उसको ना चाहते हुए भी यकीन कर लेते हैं, हम अपने ऊपर ही ब्लेम ले लेते हैं। अच्छा कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं तो हुआ ही होएगा फिर। तो और हमारे पेशेंट्स बहुत माहिर होते हैं अपने पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराने में, उन्हें ब्लेम ट्रैप में फंसाने के लिए, उनके अंदर ऐसी गिल्ट इंड्यूस करने के लिए कि आपके कारण मैं नशे में गया। तो इस ट्रैप से अब बीवेयर, तो आपको ब्लेम नहीं करना। जब हम कह रहे हैं कि ये बीमारी प्राइमरी है, ये बीमारी क्रॉनिक है, तो आप उस बीमार दिमाग की बात में ना कहीं ट्रैप में ना फंस जाएं कि लाइक बिकॉज ऑफ यू आई एम इनटू, मेरी पीनी तुम्हारे कारण बढ़ी। सो इस ट्रैप से आप बचिए। सेल्फ केयर इज नॉट बीइंग सेल्फिश। अपना ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो गए हैं। अगर आप अपनी ग्रूमिंग अच्छी कर रहे हैं, या कई बार ऐसा भी होता है, अगर कोई किसी पार्टी में जाने वाने लगा है ना, तो तैयार होके जा रहा है, तो घर का कोई बंदा कह देता है, ले तेनू पार्टी नहीं पई है, तू तैयार श्यार होके पार्टी ते जा रही हो, बंदा तेरा उथे नशे करदा पिया है। तो वो इतनी गिल्ट ट्रैप में डाल देते हैं अगले बंदे को, लगता है कि अच्छा मैंने ये भी नहीं करना। हम अपना सोशलाइज करना बंद कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं। अपनी सेल्फ केयर करना सेल्फिश नहीं होता। पहले भी आपको बताया था, एक एम्प्टी ग्लास से आप किसी को पानी नहीं दे सकते। आपके पास ग्लास तो है लेकिन वो खाली है, तो उसमें पानी भरना पड़ेगा, फिर जाके आप किसी को पानी सर्व कर सकते हो। इन द सेम वे, इफ यू आर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, you are not been able to take care of your emotional well-being and physical well-being, दोनों चीजें, तब तक आप टेक केयर नहीं कर सकते अपने लव्ड वन की। अच्छा, यहाँ पे आई हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरी वाइफ। जब वो यहाँ मीटिंग पे आ रहे थे, किन किन को लग रहा था अगर मैं तैयार होके जाऊँ, अच्छा सा वेल ड्रेस्ड होके जाऊँ, तो मेरे घर वाले या लोग क्या कहेंगे कि हस्बैंड तुम्हारा रिहैब में है और देखिए तैयार श्यार होके किमें चली है मीटिंग पे। आती है ये फीलिंग? सो दैट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि वी आर सो मच को डिपेंडेंट, हम ओवर डिपेंडेंट है अपने रिश्तों पे, कि हमारा अपना आय का वजूद ही खत्म हो गया। हमें लगता है कि लाइक वो बीमार है और अगर मैं तैयार होके चले गई तो पीपल विल जज मी। मेरे अपने सास ससुर नहीं कह देना है कि तेनू की होया कुड़िए, तैयार होके चलिए, मुंडा तेरा होते हस्पताल 3 महीने ਲਈ हो गए, 100 दिन ਲਈ, तो तू मूवी देखने चली है, तू कॉफी पीने चली है। ये आता है कि हम घर वालों को बताएं? मतलब कि अगर कोई फ्रेंड मुझे इनवाइट कर रही है कॉफ़ी के लिए और मेरा हस्बैंड रिहैब में है, तो मुझे कितनी हैवी गिल्ट से जाना पड़ता है। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि मैं बोल के जाऊं कि मम्मी मैं जा रही हूँ, मैं 2 घंटे मूवी के लिए। मेरा वो सफ़र कोई नहीं देखता जहाँ पे मैं इतनी एग्जॉस्ट हुई, जहाँ पे मैं दिन रात जागती रही। बट ये मेरा तैयार होना नहीं, वो मुझे लगता है कि नहीं, हस्बैंड ठीक नहीं है तो वाई वुड आई ग्रूम माई सेल्फ, वाई वुड आई गेट रेडी, ये कैसे हो जाएगा, ये तो रोल ही नहीं फिट होता।
जो मुझे सिखाया गया है मेरी कंडीशनिंग में। सो जैसे मैम ने एक्सप्लेन किया, सेल्फ केयर आपकी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड सोशली, ये चारों चीज़ों में अगर आप अपनी टेक केयर करते हैं तो आपका बर्तन पूरा होगा, भरेगा। तो जो आपके पास है आप वो दूसरे इंसान को दोगे। आपके अंदर बेचैनी, हलचल है तो नेचुरली आप अपने रिश्तों में भी वही चीज़ दोगे। आपके अंदर सुकून है, आपके अंदर चैन है, आपके अंदर स्टेबिलिटी है, तो नेचुरली जब आप अपने रिश्तों में बात करेंगे तो आप वही चीज़ उनके साथ उनको गिव करोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है ना कि हम अपना ध्यान रखेंगे तो हमें सेल्फिश वाला एक लेबल कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है, आप एक अलग इंसान हो, आप एक इंडिविजुअल हो। आप अगर टेक केयर करोगे तो अगर आपने रिश्तों में क्या है, हम रिश्तों में एक दूसरे को ग्रो कराना चाहते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आप मुरझाए हुए हो तो आप खुशबू दे सकते हो दूसरे अपने आसपास वाले रिश्ते को। तो इसका मतलब आपका खिलना जरूरी है। उन्होंने नशा छोड़ा है और एक्चुअली दे आर गोइंग फ्रॉम अ वेरी हार्ड टाइम। उसकी बेस्ट थिंग आपने और हमने ले ली है। आप सोचिए कि इस आम के मौसम में आपको बोल दिया जाए नो मैंगोस, एक सेकंड के लिए तो आपको भी धक्का लगेगा। तो वो जो उनकी चीज थी, जो उनका फर्स्ट लव था, जिन्होंने उनको ये यूफोरिक फीलिंग दी है, हमने ले ली है। तो आप सोचिए कि अब उस चीज के बगैर उन्होंने अपनी लाइफ वापस स्टार्ट करनी है। दे आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम। तो आप उनको कैसे सपोर्ट करोगे? मुरझा के, गुस्सा करके, खुद बेचैन होके, खुद अधूरे होके? क्या आप दे पाओगे उनको? बिल्कुल भी नहीं। सो सेल्फ केयर करना, एक को डिपेंडेंट इंसान के लिए सेल्फ केयर लगता है बाप रे ये क्या उन सी बात कर दी तुमने, क्योंकि मेरा तो सिर्फ काम ही है दूसरे की टेक केयर करना। एक वर्ड बोला था लास्ट टाइम किसी ने, क्या बोला था? सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस टर्म बोली थी शायद, है ना? हम सेक्रीफाइस करने पे लगे हुए हैं, बस सब कुछ, अपना सारा कुछ। पेन हो रही है, हमने उसको भी सेक्रीफाइस कर दिया, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि पेन हो रही है। हमें भूख लग रही है, हमने उस भूख को भी सेक्रीफाइस कर दिया। हमारी नींद नहीं आ रही, उसको भी सेक्रीफाइस कर दिया। सेक्रीफाइस नहीं करना, सेल्फ केयर करनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो हम दूसरे को क्या देंगे? गुस्सा। हम अपने से ऊपर वाले को नहीं तो छोटे नीचे वाले को डांट देंगे। अगर हमारे अंदर पेन है तो हम दूसरे को पेन देंगे। अगर हमारे अंदर एंजाइटी है तो हम दूसरे को एंजाइटी देंगे। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। सेल्फिश होना नहीं होता, ये अपना सेल्फ केयर करना होता है। मतलब वो त्याग की देवी नहीं बनना। त्याग की देवी जो हम सुनते आए हैं, त्याग बहुत महान है, तो वो त्याग की देवी वाले रोल को थोड़ा सा हम शैटर कर रहे हैं इस मीटिंग में। हाँ जी। नेक्स्ट इज टफ लव एंड असर्टिवनेस। इसके बारे में हमने ऑलमोस्ट बात करी हुई है। टफ लव क्या होता है और असर्टिवनेस क्या होती है? कोई बताएगा? टफ लव, लव तो ठीक है, ये टफ लव क्या होता है? औखा प्यार, कड़क 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 चाहे हम करें कड़क प्यार। हाँ जी। जब लव्ड वन के एक अगेंस्ट उसकी उसकी इच्छा इच्छा के अगेंस्ट कुछ फैसले लेने होते हैं। ठीक है, आप लव्ड वन की अगेंस्ट उसकी विशेष के फैसले लें। इससे ज्यादा है कि आप लव्ड वन की बेहतरीन के लिए जो फैसले लेंगे, वो चाहे उसको पसंद हो ना पसंद हो, बट आपको पता है कि ये इसमें उसका फायदा है, उसको हम कहेंगे टफ लव। जैसे हम सब ने, बच्चे छोटे थे, हम सब ने बच्चों की वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन की है। हमें पता था वो BCG का इंजेक्शन 30 दिन के वो छोटे बच्चे को लगता है, बुखार भी चढ़ेगा, ये सूजेगा भी, फिर भी हमने लगवाया। क्यों? क्योंकि हमारे गोल में क्या था कि उसकी इम्यूनिटी हो, उसकी लाइफ ठीक हो, आगे जाके वो हेल्दी रहे। इसको टफ लव कहते हैं कि हमने उसके बारे में, हमें पता था वो रोएगा, बुखार चढ़ेगा शायद, तो यहाँ पे जो बड़े बच्चे हैं आपके, वो आपसे नाराज हो जाते हैं, बट हमने फैसला क्या लेना है जिसमें उनकी बेटरमेंट हो, जिसमें इस बीमारी का सल्यूशन निकले, ना कि आपने उनकी बीमारी बढ़ाई। मतलब लव जहां पे आता है, आप देखिए लव का मतलब है, लव के पीछे टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बोलेंगे। लव क्या है? लव फ्रीडम देता है, जिसमें आप दूसरे इंसान को ग्रो कराते हैं, ना कि उसे पीछे खींचते हैं। तो आप चेक करिए कि आप उस इंसान की ग्रोथ करा रहे हैं, उसको लाइफ में उड़ने के लिए पंख दे रहे हैं, कि आप उसके पंख काट रहे हैं, उसको नीचे उतार रहे हैं।
आपको पता लग जाएगा कि फिर लव है क्या। जब वैक्सीनेशन करनी होती है ना, कई बारी डॉक्टर्स माओ को कहते हैं आप बाहर जाओ, हम लगा के बच्चा पकड़ा देते हैं आपको, यहाँ तक कर देते हैं कई बारी। मैं जब अपने पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाती हूँ बच्चे को, वो तो बहुत करते हैं, मैं देख रही होती हूँ कि बहुत सारे माएँ हाय 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 छी 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 ना 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 ऐसे कर रही होती है। वो हमारी कहते हैं- आंखें बंद हो जाती वो है ना। वो कहते हैं मैडम तुसी बाहर जाओ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो वो हम क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हमें पता होता है आज वैक्सीन ना कराया तो बड़े होके उसको बड़ी बीमारियां लग सकती हैं। सो दिस इज टफ लव। टफ लव इज डूइंग गुड फॉर योर पेशेंट। आपने उसका भला करना है, जितना मर्जी वो आपको इमोशनल कर रहा है, जितनी मर्जी वो आपको दुहाइयां दे रहा है बहुत सारी चीजों के लिए, बट यू हैव टू शो योर दैट टफ लव कि नहीं ये तुम्हारे लिए, और ना करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्टिवनेस और एग्रेसिवनेस में थिन लाइन डिफरेंस होता है। लोगों को लगता है कि जब हम ऊंची बात करते हैं ना तो वो असर्टिवनेस है, वो असर्टिवनेस नहीं है। असर्टिवनेस में आपके चेहरे पे कोई डर नहीं होता, कोई शिकन नहीं होती, आपने अपनी जो बात की है उसमें दम है, और वो मैसेज जो आपने कन्वे करा है वो कर दिया है, उसमें गुस्सा नहीं शो किया, उसमें वो जो मैसेज असर्टिवली आपने करा है, और फिर ना आप वापस नहीं जाते हो मुड़ के। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं मैंने तो असर्टिवली ये बात बोल दी थी अपने लव्ड वन को, हमने खुद ही, किसी ने ऐसे किया है कभी अपने लव्ड वन आपके ने, किसी ने कोई गलत बिहेव किया तो उसको बोला अब तूने 1 महीना ये वाली गाड़ी नहीं चलानी, किया कभी किसी ने? ये जो तेरे को हमने मर्सिडीज या तेरे को ये वाली जो गाड़ी ला के दी हुई है, तेरे को हमने थोड़ा सा ओवर पैम्पर किया हुआ है, अब तेरे से हमने ये विड्रॉ कर लिया ये 1 महीने के लिए, हुआ है कभी? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हमने कोई कॉन्सिक्वेंस दिया ही नहीं कभी। हम छोटी मोटी चीजें देते हैं, छोटे मोटे कॉन्सिक्वेंस देते हैं, जैसे हुन तू कितना अगली बारी तेन पैसे नहीं मिलने, पर हम हफ्ते बाद फिर से पैसे दे देते हैं। हम वो कॉन्सिक्वेंस दे के फिर उस कॉन्सिक्वेंस से आप ही फिसल जाते हैं, यार बथेरा हो गया हुन 4 दिन हो गए, हमें कोई तरस गल आना शुरू हो जाता है कि बड़ा हो गया हुन, चलो हफ्ते का क्या सी 4 दिन हो गए हुन सुन लो जी। जैसे एक छोटे बच्चे को लाइक आईपैड है ना, उसका टाइम सेट कर देंगे, चलो आज तेरा स्क्रीन टाइम 1 आवर, अगर बच्चा बोलता नहीं नहीं मम्मा 5 मिनट्स और, फिर भी स्लिप है ना, चलो कोई नहीं बेटा 5 मिनट्स बस, 5 मिनट्स के बाद नहीं, तो उससे मैसेज क्या गया? उसे वही ना, मतलब उसे मैसेज गया कि मेरी मम्मी ने जो बाउंड्री सेट की थी मेरे लिए वो खुद ही नहीं तोड़ दी। वो नेक्स्ट खुद ही- पॉइंट यही है, सेटिंग अप द बाउंड्रीज, कि हमने कुछ बाउंड्री सेट की है, कुछ गोल सेट किए हैं, और हम खुद ही वो बाउंड्रीज से हट जाते हैं। आई एम अगेन टेलिंग यू, मैसेज जब डिफरेंटली जाता है ना ब्रेन को, तो वो डिफरेंटली उसको फिर परसीव करता है और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। अब बच्चे को भी पता है मम्मी ने 5 मिनट वास्ते मान जाना है, बच्चे को भी पता है कि मैं क्या, अच्छा फिर टोन कैसे होती है, मम्मा Yes. प्लीज, हाँ, मम्मा प्लीज, फिर 5 मिनट, वो only- इतना सॉफ्टर टोन आ जाती है कि सानू प्यार आ जाता है फिर बच्चे ते, फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੁਝ नहीं हो जाता। यही तो बोला है यही- आपको कि इससे बाउंड्रीज जब- हमने सेट नहीं की। बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है, असर्टिवली कॉन्सिक्वेंस भी देते हैं, बट उसके बाद हम फिर फिसल जाते हैं जब उन बाउंड्रीज को हम खुद ही कलेक्टिव इन्वेस्ट कर देते हैं। डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजन फैमिली दा, कलेक्टिव it matters. डिसीजन हैज टू बी वन। ये ऐसे नहीं है कि मदर ने बोला कि नहीं और फादर बोले कि कोई बात नहीं एक्स्ट्रा 10 मिनट्स दे दे फिर क्या होगा, आपने बोला कि नो बर्गर नो KFC और फादर स्प्रिंग रोल लेके आ रहे हैं, सो दैट मीन्स कि वो मैसेज अलग जाएगा। जब आपने 1 आवर कह दिया तो आपने बोलने बेटा आज का 1 आवर हो गया, कल आप ये वाला टास्क कंप्लीट करोगे, कल वाला 1 आवर उस पर डिपेंडेंट है। That's better. when you will complete this task, that is important. एंड क्योंकि जितनी भी बिहेवियरल थेरेपी है हमारी फील्ड में वो हमेशा रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे ही काम करती है। बिहेवियरल थेरेपी कि अगर रीइंफोर्समेंट चाहिए तो रिवॉर्ड दे दो, और अगर आपने कोई बिहेवियर उनका कम करना है तो आप उनके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट यूज करें। जी लर्न टू से नो बहुत मुश्किल है, मैडम, अपनों को सर ना कुछ कहना करिए। चाहते हैं? हाँ जी Yes, सर, sir. हाँ जी, हाँ जी। टफ लव ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਟੂ ਦੀ ਹਰਮਿਟੇਜ, Yes sir. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ टफ लव। दिस इज एग्जैक्टली द मतलब ये एग्जाम्पल ऑफ टफ लव कि आप अपने लव्ड वन को जहाँ पे वो उसने आपको खूब सारा यहाँ पे ब्लेम किया होगा, ठीक है, जहाँ उन्होंने वो कार्ड प्ले किया होगा सेल्फ विल का कि मैं तो छड्डन ही वाला सी, तुसी मैनू एक मौका देंदे ते एरकी ते मैं छड्ड ही देना सी,
बट आपने वो बात नहीं सुनी, आपने उनके बेटरमेंट के लिए, आप बीमारी देख पाए, आप बीमारी के कॉन्सिक्वेंस को देख पा रहे थे और आपने उनकी मर्जी के अगेंस्ट जाके फैसला लिया। इसी को टफ लव कहते हैं। जब आप पूरा प्रोग्राम करते हैं, नेगोशिएशन चलता है ना, बारगेनिंग, 1 महीना, 2 महीने, ठीक है, और उसके आप उनकी मर्जी को आप रद्द करके आप ट्रीटमेंट की मर्जी को जब चलाते हो, दैट इज टफ लव। और ये जो असर्टिवनेस है वो अब हमारी काम आएगी कि अगर 100 डेज का प्रोग्राम है तो 100 डेज करने हैं हमें। अगर फॉलो अप बोला है तो हमने फॉलो अप करना है। बहुत सारी फैमिलीज जो यहाँ बैठी भी हैं और जो ऑनलाइन भी देख रही हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि वो कहते हैं कि जब पेशेंट एक बार घर चले जाता है तो उसको लेकर आना बहुत मुश्किल है। अब वहीं पे आपका टफ लव और असर्टिवनेस काम आनी है। वहीं पे आपने किस तरीके से रोल करना है, वहीं पे कलेक्टिवनेस ऑफ द फैमिली काम आनी है। एक ने कह दिया कोई गल नहीं, इस बारी दवाई लैने अगली बारी फॉलो अप करा देंगे, ये नहीं होना चाहिए। और अगर कोई पेशेंट को कुछ आती है, चाहे बिहेवियर वाइज आती है, इमीडिएट नेक्स्ट राइट स्टेप शुड बी ब्रिंगिंग हिम बैक टू द इंस्टीट्यूशन। अगर पेशेंट को, आपके लव्ड वन को ये मैसेज मिल गया कि मैं फिर से वही सब कुछ कर सकता हूँ, तो आपने फिर बाउंड्री सेट नहीं करी है। फिर वो बाउंड्रीज जो हमने करी थी या बोली थी वो गलत होगी, फिर वो बाउंड्रीज, उसका हम ध्यान रखेंगे। देखिए, इट्स नॉट कि हम टफ लव कर रहे हैं, हमारी जो नेचर है, नेचर में भी टफ लव का प्रिंसिपल चलता है। जब एक जिराफ पैदा होता है ना, जब वो बेबी जिराफ को देता है तो फर्स्ट थिंग उसकी मदर क्या करती है कि उस छोटे बच्चे को किक मारती है कि ताकि वो भागे, ताकि वो भागना सीखे, ताकि कोई जब आए, कोई जंगल में प्रे करने उसको आए, मतलब शिकार बनाने आए, तो वो भाग सके। आप एक कैटरपिलर को भी देखते हैं तो जब वो कुकून में होता है तो उसके वो काफी दिन स्ट्रगलिंग होते हैं। अगर आप उसको तोड़ दोगे तो उसके वो पंख में जान ही नहीं आती और वो उड़ ही नहीं पाता। तो इसका मतलब कुदरत ने भी एक टफ लव का प्रिंसिपल बनाया हुआ है, बट वी, मतलब बीइंग इन ह्यूमंस, वो हम अपना टफ लव वाली जो बाउंड्री है हम करते ही नहीं। आप देख लो हर जगह, आप अगर पंछी के अंडों को पहले फोड़ दो तो वो शायद उड़ ही ना पाए, चल ही ना पाए। तो हर जगह ये प्रिंसिपल चलता है टफ लव का। लर्न टू से नो। सो इसके लिए हमें काफी प्रैक्टिस चाहिएगी, क्योंकि अपनों को नाराज कहना, अपनों को ना कहना, ये हमें नहीं आता। एक को डिपेंडेंट के लिए सबसे ज्यादा ये बर्डनसम टास्क है कि मैं ना बोल दूं अपने पति को, मैं ना बोल दूं बच्चे को, क्योंकि अब तक आपके बिहेवियर्स हमेशा इनेबलिंग के रहे हैं। आपने उनको जरूरत से ज्यादा थाली में परोस के दिया, उन्होंने जो मांगा आपने वो जादू की छड़ी से, मतलब हम कहते हैं, वी बीइंग पेरेंट, हम भी अपने बच्चों के लिए कहते हैं और हम भी इस प्रोग्राम से सीखते हैं कि कहाँ पे हमें अपनी बाउंड्री खींचनी है। क्योंकि ना जब हम बोलते हैं तो वो जब नाराज होते हैं वो फीलिंग हमसे फिर नहीं ली जाती। आप छोटे बच्चे को, हम अपने बच्चों को ना बोलते हैं, जब वो रुस के बैठ जाते हैं हमारे अंदर हलचल चल पड़ती है वो 2 घंटे। हस्बैंड सुबह नाश्ता नहीं करके गया, मैंने ना बोल दिया था किसी बात पे, तो मेरे दिन, सारे दिन वो हलचल चलती रहती है। अब ये हमें यहाँ पे इस आर्ट को, इस स्किल को सीखना पड़ेगा, क्योंकि नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। इस चीज को समझना है, जब आपने एक बार नो बोल दिया, दैट डज नॉट मीन्स कि चौथी बार, 5वीं बार आप हाँ कर देंगे। नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, आपको नो आनी चाहिए कहने। एंड विद वो प्रैक्टिस, विद दिस प्रोग्राम की पावर से आप बिल्कुल ना कहना सीखेंगे, क्योंकि आपका एजेंडा बहुत क्लियर है कि आप अपने प्यारे को प्यार करते हो और उसकी जान बचाना चाहते हो। स्टेक यहाँ पे किसके, उसकी लाइफ पे भी स्टेक्स पे है, हमारी लाइफ भी स्टेक्स पे है। आप उसके साथ 4 जनों की लाइफ बिल्कुल इन्वॉल्व है, तो मैं ना क्यों ना बोलूं। और जो ना बोलनी है उसके साथ आपने उसका एक लॉजिकल रीजन देना है। व्हाई आर यू सेइंग नो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि अगर आपको ये चीज मैं अलाउ करती हूँ या करता हूँ तो आपकी क्रेविंग्स जाग सकती हैं, आपकी बीमारी वापस आ सकती है, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। हमने इस यहाँ पे जो इतना स्ट्रगल किया है, यहाँ तक हम पहुंचे हैं, हम रिवर्ट नहीं कर सकते। इसलिए अगर थेरेपिस्ट ने या ट्रीटिंग टीम ने कोई चीज के लिए हमें रेड स्टैंड्स दिए हैं या चीज मना करी है, तो वो हम नहीं करेंगे। यू हैव टू गिव अ वैलिड रीजन फॉर इट। और जब आप ना कहते हैं तो भाटिया सर ने एक और स्किल सिखाया है, ना करो
बट साथ में गुड फीलिंग दे दो। सो हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने पेशेंट्स को बहुत बार ना बोलते हैं, आपसे ज़्यादा तो हम ना बोलते हैं इनको दिन में 10-10 बार, बट हम भी उस स्किल के साथ में प्रैक्टिस करते हैं। नो बोले, लॉजिक दें जैसे मैम ने बोला, एंड साथ में हम क्या कहते हैं, एक गुड फीलिंग दे देते हैं। मतलब आपने ना की और आपके चेहरे पे यहाँ पे त्यूड़ियां पड़ी हो, तो अगला बंदा तो वैसे ही कह दे कि तुम तो हिटलर हो मेरी लाइफ के। तो ना करो, पर साथ में लॉजिक और साथ में गुड फील कराओ, तो उनको ना रजिस्टर करनी आ जाएगी। कि हम आपसे प्यार बहुत करते हैं, आप हमारे प्यारे हो, पर ये ना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज 1 मिनट टॉक। सो 1 मिनट टॉक, ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एक गोल्डन रूल है। दैट मीन्स कि जब आप बात करें, आप कुछ चीज़ों के लिए आप डिसअप्रूव करते हैं, आपको उनकी चीज़ें ठीक नहीं लगती, तो आपको छोटी बात करनी है। वही बात को जब आप बहुत लंबा व्याख्या करके बताते हैं, उस बात का एसेंस ही खत्म हो जाता है, वेटेज ही खत्म हो जाती है। सिंपल, तुम मेरे अपने हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट जो तुमने ये बिहेवियर किया, आई डिसअप्रूव, मुझे बड़ा दुख हुआ। रादर कि आप उसे ब्लेम करें, पैटर्नाइज करें, इंटिमिडेट करें, आप बोलेंगे कि तुम्हारे ये बिहेवियर ने मुझे बहुत दुख दिया, आई एम हर्ट, मतलब इस टाइम पे आई एम रिजेक्टेड। मैं चाहती हूं कि आप अपने इस बिहेवियर को रिकंसिडर करो, एंड देन आप उसे लास्ट में गुड फील करवाएं। सो 4 स्टेप्स होते हैं 1 मिनट टॉक में। बात की और खत्म की, ना कि बात का आपने मंथन किया। यू आर प्रीशियस टू मी, बट आई डिसअप्रूव योर दिस बिहेवियर, मुझे आपका ये बिहेवियर ठीक नहीं लगा। मैं चाहती हूं कि आप अपने इस बिहेवियर पे नजरसानी, आप इस बिहेवियर को इंट्रोस्पेक्ट करें, एंड देन आपने उसको गुड फील कराया कि बेटा हो जाना है। आई नो दैट अगर हस्बैंड है तो आई नो यू कैन डू इट। आपने हमेशा इतनी बार मुझे सरप्राइज किया है, आप इस बिहेवियर से भी इम्प्रूव करके मुझे सरप्राइज करोगे। तो जब आप ऐसा रीइंफोर्समेंट वाला मैसेज देते हो, तो दूसरा इंसान सोचने पे मजबूर होता है। पर जब आप किसी की बेइज्जती करके उसको इंड्यूस करना चाहते हो कि वो अपना बिहेवियर चेंज करे, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान बैड फील नहीं करना चाहता। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमें स्ट्रेंथन करते हैं, जो हमें एम्पावर फील कराते हैं, गुड फील करवाते हैं। और इसी में 1 मिनट टॉक में अगर हमने हेल्दी रिलेशन, एक ना रिसर्च हुई है और इस रिसर्च में ये देखा गया है, ऑलमोस्ट बहुत सालों से वो रिसर्च चल रही है कि हैप्पीनेस का एसेंस क्या है। अगर किसी ने खुश होना है तो हैप्पीनेस कैसे आ सकती है? हैप्पीनेस आ सकती है आपकी अपनी फैमिली के साथ, कैसे रिलेशनशिप्स हैं उसके साथ। अगर खुश रहना है तो उसमें सबसे बड़ा जो गुर है वो आपका रिलेशनशिप कैसा है अपनी फैमिली के साथ। और इसमें जो मैम ने बताया 1 मिनट टॉक में, जो 4 पॉइंट्स बताए हैं, हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत क्रिटिसाइज कर दे, तू ऐदा, तू माड़ा। फिर हम करते हैं बेइज्जती प्रोग्राम, इंसल्ट करते हैं, इंसल्टिंग वे में बात करते हैं। फिर हमने जो बात करनी है, फिर हम डिफेंसिव हो जाते हैं, अपनी सफाइयां पेश करना शुरू कर देते क्योंकि हैं। हमने बथेरा बोल लिया होता है ना, हम लापा इतनी कर दी होती है दूसरे इंसान की, अब मुझे अपने आप को जस्टिफाई करना है। और जब हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं, ओवर जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, उसके बाद जब कुछ नहीं बनता तो हम स्टोन वॉलिंग कर देते हैं, दुनवट्टा बन जाते हैं, बस चुप करके बैठ जाते हैं, चुप वट लेते हैं। ये अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं। अगर आपने रिलेशनशिप ठीक करना है तो इससे उल्टा करना पड़ेगा, क्रिटिसाइज नहीं करना। हाँ, आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आपकी ये बात नहीं अच्छी लगी मुझे। आप इंसल्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, चाहे वो छोटा बच्चा है घर में 4 साल का, चाहे वो आपके घर में बुजुर्ग है, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट इज वन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। उसके अलावा हम कभी भी डिफेंसिव नहीं होएंगे, अपनी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इंज हो गया थे, उंज हो गया थे, उंज हो गया। अगर आपका रिश्ता अच्छा है तो आपने बस 1 मिनट टॉक करके वहीं पे खत्म कर देना है। और स्टोन वॉलिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी, कम्युनिकेशन करनी बंद तो बिल्कुल भी नहीं करनी। सो आई फील कि अभी हमें पता लग गया है कि 1 मिनट टॉक कैसे करेंगे।
अगर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, आपका 1 मिनट टॉक करते करते वो जो हमारा लव्ड वन है ना, वो 1 मिनट टॉक नहीं करने देता। वो कहता हुणे खत्म करो, ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, पहले क्लियर करो गल नु, फिर आगे चलांगे। उस टाइम पे क्या करेंगे जब आपका लव्ड वन आपको 1 मिनट टॉक नहीं करने देता और वो कहता है अभी अभी खत्म करो, फिर क्या करेंगे उस टाइम पे? सेफ एग्जिट करेंगे उस टाइम पे। उस टाइम पे तपना नहीं है, क्योंकि जो हमारे लव्ड वन की या किसी भी रिलेशनशिप में जो दूसरा बंदा है वो उसकी प्रॉब्लम का पार्ट है। वो जो कहता है अभी के अभी इसका सोल्यूशन दो, अभी के अभी इसको क्लियर करो, वो उसकी बीमारी का पार्ट है। उस टाइम पे वो ये कर रहा होता है क्योंकि बीमारी इज कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल। वो कर रहा होता है आपको तपाने के लिए, आपको अग्रेसिव करने के लिए। तो हमने अग्रेसिव नहीं होना, हमने वहां पे सेफ एग्जिट कर लेना है कि इस टॉपिक पे अभी बात नहीं करेंगे, हम बाद में बात करेंगे। मतलब गरारी अड़ गई है तो अब उस गरारी में वो आपको अड़ाएगा, आपको इधर उधर नहीं हिलने देगा। तो आप क्या कह सकते हैं सेफ एग्जिट का मतलब कि कोई बात नहीं, इस पे भी बाद में बात करते हैं, मतलब 15 मिनट। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, इमोशंस का जो पीक होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है, क्योंकि सुई अटकी हुई है ना दिमाग में कि मुझे इसी टाइम पे अभी बताओ। तो वो नेचुरली जब आप टाइम बार्गेन करते हो तो वो जो इमोशन जो इस टाइम पे ओवरवेल्म्ड है, जो पीक पे है, वो अपने आप डिक्लाइन होगी, क्योंकि इमोशंस ऐसे ही हैं, एक टाइम पे फुल बहाव में आती हैं। अगर आप टाइम देते हो तो वो अपने आप उस चीज से उसका प्रेशर, उनकी पावर, इंटेंसिटी अपने आप कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि अब आप सेफ एग्जिट करें। सो कम क्रिटिसाइज की जगह, और यहाँ पे वर्ड यूज किया कंप्लेन करना सीखें, क्योंकि कंप्लेन जब आप करते हैं तो आप उस प्रेजेंट एक बिहेवियर को एड्रेस करते हैं, पर जब आप क्रिटिसाइज करते हैं तो आप उसकी अगली पिछली सारी बातों को उस टाइम पे खोल देते हैं, तो वो उसको बड़ा पिंच होता है। और कंप्लेन हमेशा सोल्यूशन के साथ आता है कि आपने अपने बिहेवियर को आप चेक करिए। क्रिटिसिज्म हमेशा मुद्दों पे गोल 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 जलेबी की तरह घूमता रहता है, बट हल कभी भी नहीं बताता। सो द नेक्स्ट इज फोकस ऑन योर प्रोग्राम। तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हमने लाइन अप किए हुए हैं रिसोर्सेज। ये मीटिंग्स हैं, ये डायरीज हैं, ये कुर्सियां हैं, आपकी फिजिकल मीटिंग्स हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हैं। आप अपनी प्रोग्रेस वहाँ पे रेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप बीमारी को जानोगे, जितना आप प्रोग्रेस करोगे, उतना आप अपने लव्ड वन को सपोर्ट कर सकते हो। तो अपने आप से पूछिए कि आप जब आए थे आपकी प्रोग्रेस क्या होगी? आपकी नींद अच्छे से आ रही है आपको? आप खाना अच्छे से खा रहे हैं? आप सुकून में हैं? आपको लगता है कि अब मैं जो अकेले जुस्तजू में फंसी हुई थी, अब मेरे साथ एक टीम है जो मुझे सपोर्ट कर रही है? सो दैट इज हाउ यू रेट योर प्रोग्रेस, कि आपके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है कि आपके अंदर अभी भी वही टर्बुलेंस है, आपके अंदर फियर है कि आपके अंदर फेथ है, क्योंकि फियर को रिप्लेस कौन करेगा? फेथ करेगा। सो आप अपनी रेटिंग करिए प्रोग्रेस को उस तरह से कि चेक करें। और ना माइक्रो चेंजेस होते हैं, एकदम से एक रात में 100% बदलाव नहीं आता। वही माइक्रो चेंजेस जो हैं प्रोग्रेस के, वो आपने अपने अंदर भी देखने हैं, अपने लव्ड वन के अंदर भी देखने हैं, और उसको अप्रिशिएट करना है। हम क्या कहते हैं, हम करते हैं ले ए ते उदा दा ही है, ए ते बदलिया ही नहीं, ए ते ओयो गल्लां कर रहा है। हम ये नहीं देखते कि उसकी कितनी बेचैनी थी, वो बेचैनी कम हो गई है, वो बैठना शुरू हो गया है, वो सुनना शुरू हो गया है। हाँ, बात अगर वो वही कर रहा है, वो तो उसकी बीमारी का पार्ट है। इन द सेम वे अपने आप में हमें लगता है नहीं नहीं अभी भी वैसे ही है, वही थॉट्स आ रहे हैं, वही चीजें, जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है, ये आगे बढ़ ही नहीं रही है, ये प्रॉब्लम वैसे की वैसी रहनी है। हम वो माइक्रो चेंजेस नहीं देखते कि नहीं अब मेरी बेचैनी कम हो गई है, अब मुझे उतनी सोचें नहीं आती जितनी पहले आती थी, अब थोड़ी सी मेरी नींद बेटर हो गई है। तो हम प्रोग्रेस को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, और एक अगर हो सके तो अपनी डायरी बनाएंगे, उस पर मेंशन करेंगे, नोट करेंगे कि क्या क्या चीजें इंप्रूव हो रही है हमारी लाइफ में, एंड हम उसको देख सके। एक माइक्रोस्कोपिक चेंजेस मतलब जो माइक्रोस्कोप देखता है, छोटी छोटी। एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस, मतलब अब ट्रस्ट, विश्वास, आपकी श्रद्धा कि कोई पावर है जो ठीक करेगी। मेरे अपने तरीके सारे फेल हुए,
तो अगर ये एक साइंटिफिक तरीका है, अगर परमात्मा ने मुझे इस रास्ते पे डाला है तो उस पे मैं विश्वास करूं। देखिए, ऐसा कोई मिरेकल नहीं है, ऐसा कोई क्विक फिक्स नहीं है हमारे पास, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम ऐसे करेंगे और मंत्र फूकेंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इट इज़ अ प्रोसेस। ट्रस्ट इन द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब कि एक लंबा सफ़र चलेगा जहाँ पे आप, हम और ये पूरा ट्रायंगल अगर पूरा काम करेगा तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। बट उसमें प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके अंदर विश्वास है कि ये जो प्रोग्राम में जहाँ पे मैंने इनरोल किया है, ये जो रिकवरी प्रोग्राम है, ये उस इंसान को सोबर बनाएगा। क्या आप उस पे विश्वास करते हैं? आपका अगर विश्वास डावाडोल है, आपके अंदर अगर सेकंड थॉट आ रहा है, आपके अंदर डर बहुत ज़्यादा है, तो आप ही सबसे पहले होंगे जो इनको ट्रीटमेंट से बाहर निकालेंगे। सो विश्वास करिए कि टाइम लगेगा। प्रोसेस का मतलब क्या है? आप मतलब दूध को जाग लगाते हैं, 6 घंटे के बाद देखते हैं कि दही जमा हुआ है, पता नहीं कुछ तो प्रोसेस हुआ। उसी तरह जब एक इंसान प्रोग्राम में रहता है, पता नहीं कुछ तो होता है। हमने ब्यूटीफुल रिकवरीज देखी हैं, और वो क्यों देखी हैं? क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट किया उस प्रोसेस पे। कुछ इनविजिबल चीजें होती हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमारे लिए बड़ा होता है कि जब एक इंसान जो फर्स्ट डे आया और जब हम उसको 100 दिन में देखते हैं कि वो अब नहा रहा है, बात कर रहा है, उसका गुस्सा ठंडा हो गया, वो कहाँ अपनी फैमिली को धमकियां दे रहा था, थ्रेट दे रहा था, आज वो उनके साथ बैठा है। हमारे लिए वो मिरेकल है। हमारे लिए वो फर्स्ट मीटिंग के बाद कि वो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बैठ रहा है, घर पे वो उसको मार के आया था, आज फोन पे उसका हाल पूछ रहा है। फॉर अस दैट इज अ मिरेकल। सो ट्रस्ट दैट प्रोसेस कि शॉर्टकट नहीं है, टाइम लगेगा। क्या टाइम लगने पे आप विश्वास रखते हैं तो आप हमारे साथ आगे चलेंगे, इस रिकवरी के सफर में चलेंगे। जब आपको लगेगा, और इस सफर में मैं कह रही हूं उतार चढ़ाव आएंगे, ऐसा नहीं है कि रिकवरी की जर्नी बिल्कुल एक वो जाएगी स्ट्रेट लाइन पे कि ना अप्स आएंगे ना डाउन्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये बीमारी ऐसी है। अगर अगर जब एक बेबी पैदा होता है तो 9 मंथ्स लगते हैं बेबी को डेवलप होने में और पैदा होने में, और जो बच्चा टाइम से पहले पैदा होता है तो क्या होता है? प्रीमेच्योर, और उसमें कुछ कुछ डिफॉर्मिटीज आ जाती है। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हेन वी डोंट ट्रस्ट। और जब आपको बोला जा रहा है बार 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 बार, क्लियरली इट हैज बीन मेंशन्ड 100 डेज इन पेशेंट, 100 डेज आउट पेशेंट, उसके बाद 2.5 years लगने हैं ब्रेन को ठीक होने में, उसमें आपने जुड़े रहना है हमारे साथ। पर हम फेथ लूज कर जाते हैं कहीं ना कहीं। वी रियली फील वेरी वेरी बैड अबाउट इट कि एन नंबर ऑफ टाइम्स बताने के बाद भी हम 100 डेज इन पेशेंट कर लेते हैं, 100 डेज आउट पेशेंट में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि बीमारी फिर ऊपर आ जाती है, हमारी फैमिली की बिल नीचे चली जाती है, बीमारी ऊपर आ जाती है। और जो चलना होता है प्रोसेस, जो प्रोसेस है, अगर 9 महीने लगने हैं बच्चे को डेवलप होने में, तो इस बीमारी को ठीक होने में भी टाइम लगना है। और कुछ केसेस में जहाँ पे बार बार कहते हैं कि प्री मॉर्बिड इलनेसेस हैं, बाइपोलर है साथ में, या और कुछ एक्स्ट्रा इलनेसेस हैं साथ साथ में, तो वहाँ पे टाइम और भी लग सकता है। एंड अगर ये कहा गया है कि ओनली 4% फैमिलीज सक्सेसफुल होती हैं, तो लेट्स इंक्रीज दिस परसेंटेज, लेट्स ट्रस्ट इन द प्रोसेस। हम उस 4% को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके जितने भी सवाल हैं अपने लव्ड वन को लेके, उसके ट्रीटमेंट को लेके, प्लीज ट्रीटिंग टीम के साथ डिस्कस करें, डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करें, हमारे साथ डिस्कस करें, ताकि हम इस बैटल के अगेंस्ट मिलके फाइट कर सके, मिलके। अगर इधर अलग हो गए और इधर अलग हो गए और हम अलग हो गए, ये हम 3 लोग हैं, आप इधर अलग हो गए, ये अलग हो गए, हम अलग हो गए, तो हम अच्छे से इसके साथ ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। वी वांट यू टू बी आवर साइड, we all should be at one side, तभी जाके हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और इस प्रोसेस में हो सकता है कि पेशेंट का रिलैप्स हो जाए, क्योंकि रिलैप्स इज अ वेरी, वी नो दैट, बड़ी डिसहार्टनिंग वाली चीज़ है कि वही ओल्ड बिहेवियर्स आ गए, वही वापस बीमारी आ गई। दैट डज नॉट मीन कि आप एक ट्रीटमेंट टीम पे या एक रिकवरी के प्रोग्राम में अपना ट्रस्ट लूज कर देंगे। बीमारी का नेचर है ऐसा कि चलते चलते वो गिरा सकता है पेशेंट को। इट इज सो पावरफुल डिजीज।
सो जब अगर कोई रिलैप्स हुआ है तो हमें हमेशा ये लगता है कि रिलैप्स जब होता है तो फैमिलीज का दिल टूट जाता है, वी अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि जब हमने किसी को ठीक होते देखा और वो वापस बीमारी में अरेस्ट हो जाए तो दिल टूटेगा। बट हम उसके बाद पेशेंट पे भी क्वेश्चन करते हैं कि तू सुधरना ही नहीं, लानत है तेरे ते, इन्ना लाता इन्ना टाइम लाता, ठीक है। एंड खुद पे भी हम करते हैं कि वी हैव फेल्ड। सो प्लीज इस चीज में भी रखिए कि इस बीमारी में हो सकता है, सारा का सारा प्रोग्राम क्या है, रिलैप्स प्रिवेंशन का। जितनी भी यहाँ पे ये प्रोग्राम है, आपको स्किल्स जितने भी इम्पार्ट किए जा रहे हैं कि ताकि जो रिलैप्स जो साथ चलना है उसके चांसेस बिल्कुल वो सारी लीकेजेस बंद हो जाए। बट अगर इस प्रोसेस में अगर हो गया तो प्लीज कन्नी ना कतराएं, हेल्प में वापस सीख करें, वापस इनरोल करें प्रोग्राम में। हो सकता है कि कोई किसी के नंबर 100 में से 80 आए और किसी के बाद 40 आ जाए, दैट डज नॉट मीन्स कि 40 वाला आप जिंदगी में कभी अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा, आगे चल ही नहीं पाएगा। सो ट्रस्ट दैट प्रोसेस कि ये जर्नी में अप्स डाउन्स होंगे। वी हैव टू बी रेडी, वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, ताकि हम उस बीमारी के साथ डील करना सीख सके, क्योंकि बीमारी तो क्रॉनिक है, लॉन्ग लास्टिंग है, वेरी पावरफुल। चलिए अब हम आज की मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी ने कुछ पूछना है जी? होपफुली हमने कोडिपेंडेंसी को आपको एक्सप्लेन कर दिया है एंड यू आर एम्पावर्ड नाउ, और आप ये वाला मैसेज साथ लेके जाएंगे, हाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सो कोडिपेंडेंसी से जो हमारा फर्स्ट साइकिल था, इंटरडिपेंडेंसी के ऊपर चलना है, मतलब कोडिपेंडेंट नहीं बनना। तो